Hi guys, welcome back to Parcham. My name is Piyush and I'm your English mentor. We are starting series of idioms and phrases. इस सीरीज में हम कवर करने वाले हैं 250 मोस्ट इंपॉर्टेंट idioms and phrases, जिसमें 5 क्लासेस होंगी बैक टू बैक, यानी कि हर क्लास में 50 idioms को हम डिस्कस करने वाले हैं. ये वही idioms हैं जो एसएससी और सिमिलर एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं और आगे भी इनके रिपीट होने की टेंडेंसीज बहुत ज्यादा होती हैं. तो आप इन 250 में से कोई भी इडियम मिस नहीं कर सकते. कुछ इडियम्स कई बार रिपीट हो जाएंगे क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटी और ज्यादा होती है. मे बी आई हैव ट्राइड कि मैं कोई रिपीट ना करूं, बट स्टिल इफ इट गेट्स रिपीटेड तो वो शायद क्विज क्वेश्चन में ही रिपीट होगा. सो मेक श्योर कि आप अगर उनको एग्जैक्टली उसी दिन पढ़े हैं तो भी सेम आपको अगर क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो भी यू कीप ऑन आंसरिंग देम, राइट. एंड आई वांट कि जो लास्ट में हम 10 क्विज के क्वेश्चंस हर क्लास में करेंगे उनके आंसर्स आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए और इस हिसाब से आप अपनी प्रोग्रेस को हमेशा ट्रैक कर पाओगे. इडियम्स एंड फ्रेजेस के बाद में सारे टॉपिक्स में ऐसे ही 250 या टॉप 500 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जिससे हर एग्जाम की प्रिपरेशन आप साथ में कर पाओ. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बिफोर वी स्टार्ट विद दिस सीरीज ऑफ 40 idioms and phrases that we'll be discussing and quiz questions that you have to answer, let me tell you very important thing. एसएससी का कंप्लीट इंग्लिश कोर्स लॉन्च हो चुका है. आप जा सकते हो ऑफिशियल परचम एप्लीकेशन पे, वहां पे एसएससी का कंप्लीट इंग्लिश कोर्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा. इसमें जो सबसे हाईलाइटेड पॉइंट रहा है, हमेशा से स्टूडेंट्स का फेवरेट, वो रहा है 50 गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर, जिसके थ्रू आप एग्जाम में काउंटर होने वाले हर क्वेश्चन, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के आंसर्स को बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो. यानी कि कौन से लॉजिक्स लगने के बाद कौन सा क्वेश्चन किस हिसाब से सही हो रहा है, इसको समझने के लिए 50 गोल्डन रूल्स आर एक्चुअली अ बून. तो इसके साथ साथ आप और कौन सी चीजें सीख सकते हो इसके साथ में, निमोनिक से थ्रू वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ साथ कैसे फिल इन द ब्लैंक्स में हम ग्रामर, फ्रेजल वर्ब्स और अलग अलग बेसिस पे सेग्रीगेट करके सीखते हैं. साथ ही साथ क्लोज टेस्ट, अनसीन पैसेजेस और भी बहुत सारी चीजें लाइक होमोफोन्स मैंने उस कंप्लीट पैकेज में आपके लिए क्रिएट किया है. आप जाके बाय कर सकते हो इस कंप्लीट कोर्स को, जहां पे आपको मिलने वाले हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स यू विल बी गेटिंग फॉर मोर क्लैरिफिकेशन, साथ ही साथ लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस एंड अल्टीमेटली डिटेल पीवाईक्यू के डिस्कशंस भी वहां पे आपको मिलने वाले हैं. सो इन सब के साथ अगर आप अपनी प्रिपरेशन को करते हो तो डेफिनेट है कि आपकी चांसेस क्वालिफाई करने की और ज्यादा बढ़ती जाएंगी. इसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी इश्यूज होते हैं, यू हैव ऑप्शन टू कॉल और व्हाट्सएप एट 9929507407. अगर फिर भी बाई चांस क्वेरी सॉल्व नहीं होती है तो द मेल आईडी इज parchamclasses06@gmail.com. इस पे अपनी क्वेरीज को मेल कर सकते हो. ऑलराइट, so let's get started with today's class. फर्स्ट इडियम आज की क्लास का है टू विन लॉरेल्स. देखो, ऑप्शन ए है टू बी डिसअपॉइंटेड, बी है टू मेमोराइज, सी इज टू अर्न ग्रेट प्रेस्टीज एंड डी इज टू बी विक्टोरियस इन अ गेम. टू विन लॉरेल्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा अहमियत या फिर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कमाना, राइट. सो तभी आप कह सकते हो टू विन लॉरेल्स. अब देखो, टू बी डिसअपॉइंटेड बाहर हो जाएगा, टू मेमोराइज भी नहीं एंड टू बी विक्टोरियस इन अ गेम. किसी स्पेसिफिक गेम में जीतने को भी ये नहीं बोलते हैं. इट वुड बी टू ग्रेट, टू अर्न ग्रेट प्रेस्टीज या फिर एक्नॉलेजमेंट, ये सारी चीजें इसमें कंसिडर हो जाएंगी. सो वी वुड गो विद ऑप्शन नंबर सी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट कह रहा है द शॉपिंग मॉल इज द बी हाइव ऑफ एक्टिविटी. बी हाइव क्या होता है? मधुमक्खी का जो छत्ता होता है. अगर आप उसको ध्यान से देखो तो वो बहुत बिजी रहता है. मतलब हमेशा ऐसा नहीं होगा कभी कि आपको एक दो मधुमक्खियां मिले, हमेशा वो सैकड़ों हजारों की क्वांटिटी में होती हैं. तो बी हाइव आप किसी भी उस जगह को कह सकते हो जो जगह बहुत ज्यादा क्राउडेड होगी. तो अ बिजी प्लेस, अ स्वीट प्लेस, सिक्योर और कॉस्टली प्लेस. देखो बी सी डी सीधा सीधा बाहर हो जाते हैं. इट वुड बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अ बिजी प्लेस. आई होप यू आर गेटिंग इट. चलिए नंबर 3 पे आते हैं. दिस सेज वी मस्ट ड्रॉ द लाइन समवेयर. ड्रॉ द लाइन का मतलब है जिसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं, मतलब यहां तक ही जाना है, इसके बियॉन्ड हम नहीं जाएंगे. सो व्हेन यू ड्रॉ द लाइन यू फिक्स अ लिमिट. सो दिस गेट्स अस एट ऑप्शन नंबर ए. बी सी डी यहां से बाहर हो जाएंगे. एम एट द स्काई, टर्न द टेबल्स, पुट द स्क्रूज ऑन, ये तीनों गलत है. इट शुड बी टू फिक्स अ लिमिट. सीधा सीधा सा है कि जब कोई लाइन ड्रॉ कर दे रहा है यानी कि इसके पार मुझे नहीं जाना है, मतलब एक स्पेसिफिक लिमिट सेट करने को बोलते हैं टू ड्रॉ द लाइन. चलिए नंबर 4 पे आते हैं. नंबर 4 says to cut the Gordian knot. मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए है to do a job perfectly, B says to cut a piece of cloth, C says to perform an easy task, D says to perform a difficult task. When somebody cuts the Gordian knot, वो बहुत मुश्किल टास्क होता है जिसको करने की कोशिश करता है. तो देखो ए, बी और सी तो बाहर हो जाएगा, है ना. परफेक्टली अगर आप करोगे तो टाल मटोल कर रहे हो, ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हो, तो ये भी बाहर हो जाता है.
टू कट अ पीस ऑफ क्लॉथ, ये तो डायरेक्टली बाहर है जस्ट बिकॉज हम डायरेक्ट मीनिंग्स को नहीं लेते हैं. सी सेज टू परफॉर्म एन इजी टास्क, ये ऑपोजिट हो जाएगा एंड इवेंचुअली वील बी लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टू परफॉर्म अ डिफिकल्ट टास्क. तो कभी भी कोई मुश्किल काम करे उसको हरक्यूलियन टास्क भी कह सकते हैं या फिर टू कट दी गॉर्डियन नॉट, दोनों से ये सिग्निफाई हो सकता है. चलो नंबर 5 पे आते हैं. नंबर 5 कह रहा है द ऑफिसर वाज इन द सूप व्हेन देयर वाज अ रेड इन हिज ऑफिस. अब अगर हम इसको समझना चाहें, वाज इन अ सूप, देखो इन अ सूप क्या कंडीशन होती है, मान लो एक सूप रखा है एक बोल में, बहुत गर्मा गर्म है, उसमें एक मक्खी गिर गई. अब मक्खी का हालत कैसा होगा, बहुत परेशान सी हो जाएगी वो, मतलब बिल्कुल तड़प रही होगी. तो ऐसा डिफिकल्ट सिचुएशन में हो गई ना मक्खी, तो इन अ सूप का मतलब भी यही होता है, इन अ डिफिकल्ट और प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन. ऑप्शंस देखेंगे, प्रिपेयरिंग सूप, टू बी इन ट्रबल, डिस्ट्रीब्यूटिंग सूप, ड्रिंकिंग सूप. अब देखो प्रिपेयरिंग बाहर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिंग और ड्रिंकिंग बाहर हो गया, क्या होता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू बी इन ट्रबल और प्रॉब्लम. ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं नंबर 6 पे. दिस इज आई वाज टेकन अबैक व्हेन ही प्रपोज्ड टू मैरी माय डॉटर. इसका मतलब होता है, ऑप्शंस देखते हैं, प्लीज्ड, हर्ट, सरप्राइज एंड शॉक. इसका मतलब शॉक्ड और सरप्राइज दोनों होता है. बट अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, एक सेंटेंस है उसमें यूज हुआ है, तो इस सेंटेंस के हिसाब से सरप्राइज होना चाहिए, शॉक्ड होना चाहिए. किसी की बेटी को अगर कोई प्रपोज कर देगा शादी के लिए, तो डेफिनेटली दैट वुड बी अ शॉक, मतलब इन जनरल दैट वुड बी अ शॉक. अब एक्सेप्शनल केसेस में सरप्राइज हो सकता है, तो यहाँ पे हम प्लीज्ड, हर्ट और सरप्राइज ना लेके शॉक लिखेंगे. आपको समझ आ रहा है, मान लो किसी ने आपके पैसे वापस कर दिए बिना मांगे हुए, अब तो ये सरप्राइज हो गया, अब वहां पे सरप्राइजिंग हो जाएगा. तो जिस हिसाब से सेंटेंस रहेगा उस हिसाब से हम इसके मीनिंग को आइडेंटिफाई करते हैं. चलिए, इट वुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज शॉक. नंबर 7 पे आते हैं. दिस इज ही हैड टू ईट हम्बल पाई फॉर हिज इंटेंस रूडनेस. ईट हम्बल पाई का मतलब होता है ह्यूमिलिएट हो जाना या फिर किसी के सामने बेइज्जती हो जाना, सॉरी फील करना, ऐसे सारे मीनिंग्स ईट हम्बल पाई के होते हैं. Option A is modest behavior, second is suffering humiliation, third is earn praise and then it's determined. C और D तो बाहर हो गया just because ये positive meanings दे रहा है. Modest behavior भी positive है, ये भी बाहर हो गया. To eat humble pie would be suffer humiliation. याद रखिएगा, ये humiliation suffer करने को बोलते हैं. ठीक है, चलिए नंबर 8 पे आते हैं. She played ducks and drakes with her money. First है spent lavishly, lent, did not spend या फिर borrowed. यहाँ पे ये है borrowed. कुछ थोड़ा सा error हो गया है, it's borrowed. OWED, इट्स borrowed. यहां पे है did not spend. डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब होता है बिना सोचे समझे पैसे खूब सारे उड़ा देना, मतलब प्लान किए बिना ही सिर्फ पैसे खर्च करते जाना, जैसे जनरली हम लोग कर लेते हैं. सो इट शुड बी स्पेंट लैविशली. ठीक है, आई विल करेक्ट दिस इन पीडीएफ, तो ये ठीक हो जाएगा. ऑप्शन सी है डिड नॉट स्पेंड एंड फोर्थ इज बोरोड. राइट, चलो 9th पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ही इज अ फाइन मैन बट टू कॉल हिम अ सेंट इज लेइंग इट ऑन थिक. बहुत अच्छा आदमी है लेकिन अगर उसको सेंट बोलोगे तो ये ऐसा हो जाएगा जैसे आप जबरदस्ती उसकी बढ़ाई चढ़ाई कर रहे हो. इसके लिए वी हैव अ वर्ड एग्जैजरेट करना. ऑप्शंस देखते हैं. एन एग्जैजरेशन, अ रियलिटी, अ कंपल्शन एंड अ डेवलपमेंट. देखो रियलिटी, कंपल्शन और डेवलपमेंट बाहर हो जाता है, इट वुड बी एन एग्जैजरेशन. सो लेइंग इट ऑन थिक का मतलब क्या होता है, एग्जैजरेट करना, मतलब बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के रिप्रेजेंट करना या बताना. नंबर 10 पे आते हैं. Number 10 says the minister took a bird's eye view of the problem. First is a general view from above, second is visualize, third is vision of a bird, D says see without giving attention. ये वाला SEE वाला C हो जाएगा. ठीक है, चलो a generalized view from above, visualize बहुत ज्यादा अंतर ध्यान होने वाले कॉन्टेक्ट को बोलते हैं, ये बाहर हो जाएगा. विजन ऑफ अ बर्ड बात नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज ये जनरल मीनिंग दे रहा है, मतलब जो भी ईडियम होता है उसका एग्जैक्ट वही मीनिंग नहीं निकलता है. सो बी एंड सी वुड बी किक्ड आउट. डी बचता है, ए बचता है. ए बोल रहा है जनरल व्यू फ्रॉम अबव. अब लिटरली ऊपर जाके तो देखेंगे, ये कहना चाहता है कि मिनिस्टर ने ध्यान नहीं दिया ज्यादा इस चीज को. सो ए वुड बी आउट, इट वुड बी ऑप्शन सी, दैट इज सी विदाउट गिविंग अटेंशन, मतलब बिना ध्यान दिए उस चीज को देख लिया. तो अब बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है एक जनरलाइज व्यू लेना, लेकिन जिस हिसाब से सेंटेंस होगा उस हिसाब से मीनिंग को मॉडिफाई भी करते चलेंगे. सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर डी. नंबर 11 पे आए. अ गोल्डन मीन. गोल्डन मीन क्या होता है, एक बीच का रास्ता जिसमें आप किसी को भी फेवर ना कर रहे हो, या दो प्रॉब्लम्स में आप एक बीच का रास्ता निकाल दो कि यार इस हिसाब से इन दोनों को ही प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उसको अ गोल्डन मीन बोलते हैं. फर्स्ट इज कंफर्टेबल एंड इजी वर्क, बाहर हो जाएगा. सेकंड इज मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, सही है. अ सब्जेक्ट ऑफ कंटेंशन, लड़ाई की जड़ नहीं होता. अ सडन सैड इवेंट, ये भी बाहर है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब मिडिल एक्शन या मिडिल का एक रास्ता निकालना दो एक्सट्रीम्स के बीच में, मतलब दो पॉजिटिव्स हो सकते हैं, दो नेगेटिव्स हो सकते हैं, उनके बीच में एक बीच का रास्ता निकालना इज अ गोल्डन मीन. चलिए नंबर 12 पे आते हैं. नंबर 12 कह रहा है to set Thames on fire. First is to do a heroic deed, to do something to suit one's own purpose. C says to destroy with fire and D says to burn someone alive.
व्हेन समबडी इज सेटिंग थेम्स ऑन फायर, वो बहुत ज्यादा कुछ अच्छा या प्रेज होने वाला काम कर रहा है या कोई हीरोइक सा काम कर रहा है, मतलब जिसमें दिख रहा है नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता, उसने थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम किया है, उसको बोलते हैं सेटिंग थेम्स ऑन फायर. सो ए ओनली सूट्स बेस्ट, बी सी और डी यहां से बाहर हो जाएंगे. ठीक है, नंबर 13 पे आते हैं. 13 says you cannot expect a single penny from him. He is a close fisted person. मतलब हमेशा ऐसे हाथ बंद करके रखता है, कभी भी पैसे खर्च करने के लिए हाथ खोलता नहीं है. कौन हो जाएगा? बहुत कंजूस आदमी. ऑप्शंस देखते हैं. करेजियस बाहर हो जाएगा, माइजर यही करेक्ट आंसर है, थर्ड इज जनरस बाहर हो जाएगा, बॉक्सर वुड बी आउट. सो माइजर यानी कि जिसको हिंदी में कंजूस बोलते हैं, दिस वुड बी द डिजायर्ड मीनिंग. चलिए नंबर 14 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 says the future of Kashmir is still a vexed question. Important, none of the given option, controversial या confused. See, it would be controversial. It would be controversial. मतलब जिस चीज पे हमेशा से बातें बनती रही हैं कि ए के फेवर में भी हो सकता है, बी के फेवर में भी हो सकता है, उसको बोलते हैं अब वेक्स्ड क्वेश्चन. मतलब जिसका रिजल्ट अभी क्लियरली डिपिक्ट नहीं हो पाया है कि किस साइड में उसको जाना चाहिए. दैट इज अ वेक्स्ड क्वेश्चन. इट वुड बी ऑप्शन नंबर सी. नंबर 15 says to keep the wolf away from the door. अभी वुल्फ को किस हिसाब से माना जाता था? खाने के हिसाब से. मतलब जैसे मान लीजिए अगर वुल्फ डोर पे आ गया तो सारा खाने वाली चीज खा जाएगा, अगर वुल्फ दूर है दरवाजे पे नहीं आया तो मतलब खाने की चीजें सेफ्ड रहेंगी. सो टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, यहाँ पे हो रहा है टू कीप अलूफ फ्रॉम डिसरप्ट मैटर्स, टू गार्ड अगेंस्ट वाइल्ड एनिमल्स, टू कीप ऑफ स्टार्वेशन, टू गार्ड अगेंस्ट एनिमीज. वुल्फ को इसलिए यूज किया जाता था, अगर आपने वुल्फ को दूर रखा है मतलब टू कीप ऑफ स्टार्वेशन, स्टार्वेशन की कंडीशन नहीं आ पाएगी, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी पे जाना पड़ेगा. याद रखो, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है. टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, जब कभी ऐसा होगा तो भूखमरी दूर रहेगी, मतलब कभी भी भूख रहेंगे लोग, है ना. सो इट शुड बी ऑप्शन नंबर सी. नंबर 16 says I have a feeling in my gut that her husband is cheating her. Feeling in my gut का मतलब lot of proof, slight hint, strong instinct या strong fear. फीलिंग इन माई गट, गट का मतलब अंतर आत्मा से जब भी कोई चीज आती है, गट का मतलब वैसे तो स्टमक होता है, लेकिन अगर फीलिंग इन द गट है मतलब अंतर आत्मा से कोई चीज आ रही है, जैसे बोलते हैं ना मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है, अंतर आत्मा कह रही है कि ऐसा हो जाएगा, उसको बोलते हैं फीलिंग इन द गट. सो इट वुड बी स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट. ऑप्शन नंबर सी, ए बी एंड डी वुड बी किक्ड आउट. चलिए 17 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आई हैव क्लीन हैंड्स सो व्हाई आई शुड बी अफ्रेड ऑफ एनीवन. यहाँ पे सैनिटाइजर लगा के हाथ क्लीन करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इसकी मतलब है इनोसेंट हूं या फिर मैं निर्दोष जिसको बोलते हैं मैं वो हूं, तो मेरे को डरने की जरूरत नहीं है. फॉल्टी नहीं होगा, हाइजीनिक भी नहीं होगा एंड ब्यूटीफुल भी नहीं होगा. इट शुड बी इनोसेंट, मतलब ऐसा कोई जिसने क्राइम नहीं किया है या जो नहीं है उसको इनोसेंट बोलते हैं या फिर क्लीन हैंड्स होना बोलते हैं. चलिए नंबर 18 पे आते हैं. आउट ऑफ सॉर्ट्स, पहला है नॉट रिच, नॉट वेल, आउट ऑफ रीच एंड आउट ऑफ साइट. देखो ध्यान से, आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है मुझे बिल्कुल लॉस्ट सा लगना, मतलब मुझे ठीक फील ना होना. So it's not rich, it's not out of reach, it's not out of sight, it should be not well. So if somebody is out of sorts, he is not feeling normal, तो ये not well हो जाएगा, याद करिए. चलिए नेक्स्ट नंबर 19 पे. The question is 15th August is a red letter day in the history of India. रेड लेटर को हम कैसे जान सकते हैं? जैसे कैलेंडर है उसमें जो रेड कलर से मान लीजिए 12 डेट है या 15 डेट है, इसको रेड कलर से लिखा जाता है जस्ट बिकॉज वो उस दिन छुट्टी हो रही होती है, कोई इंपॉर्टेंट डे को मार्क किया जाता है. सो इफ अ डे इज अ रेड लेटर डे दैट वुड बी डेफिनेटली एन इंपॉर्टेंट डे. ऐसे याद रखिए इसको. फर्स्ट इज हॉलीडे, हिस्टोरिकल ओकेजन, ब्लड डोनेशन डे, एन इंपॉर्टेंट डे. सिर्फ यही सूट कर रहा है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट डे. बाकी ए बी सी वुड बी किक्ड आउट. चलिए नंबर 20 पे आते हैं. दिस सेज आफ्टर मच कंटेम्पलेशन द टू राइवल्स डिसाइडेड टू बरी द हैचेट एंड वर्क इन यूनिसन. बरी द हैचेट का मतलब होता है जितने भी गिले शिकवे उन सबको निपटा देना या फिर एक हार्मनी या पीस वाला कंडीशन एस्टैब्लिश कर लेना, इसको बोलते हैं बरी द हैचेट. ये बना है अपैराथीड, अगर आपने सुना हो, जिसमें ब्लैक अमेरिकन व्हाइट अमेरिकन एक दूसरे से लड़ा करते थे. एक बार उनके लीडर से डिसाइड किया कि जिस कुल्हाड़ी यानी कि हैचेट से हम एक दूसरे का गला काटते हैं, इसको आज हम बरी कर देंगे और आज के बाद कुल्हाड़ी नहीं उठाएंगे यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे. इस इवेंट को बरी दी हैचेट के रूप में जाना जाता था और इसको क्या करा, बरी दी हैचेट नाम से एक इडियम बना दिया जिसका मतलब होता है पीस मेंटेन करना या सेटलमेंट मेंटेन कर लेना. इस वजह से ये इडियम ऐसा है. ऑप्शंस देखते हैं. गेट रिकंसाइल्ड, गो देयर ओन वे, हाइड देयर सीक्रेट्स एंड डिफीट देयर एनिमीज. डी बाहर हो जाएगा, सी बाहर हो जाएगा और बी बाहर हो जाएगा. इट वुड बी गेट रिकंसाइल्ड, मतलब क्या हो जाएगा, सॉर्टेड हो जाना, अब आगे लड़ाई ना करना. ठीक, चलो नंबर 21 पे आते हैं. फॉर हिज एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट इन espionage, he is under a cloud these days. Experiencing cloudy weather, enjoying favorable luck, C is under suspicion and D is under observation. देखो अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है सस्पेक्ट में होना, यानी कि निगरानी में रखना. बोलते हैं ना कि पेट्रोलिंग में रहना या निगरानी में रखना, उसको बोलते हैं अंडर अ क्लाउड. So only option that suits would be option number C, that is under suspicion.
मतलब सस्पेक्ट में रहना, निगरानी में रखना, इसको बोलते हैं अंडर अ क्लाउड। ठीक, 22 पे we have appealed to him again and again. There is no use flogging a dead horse now. अगर मान लो एक हॉर्स डेड है, फ्लॉग का मतलब होता है चाबुक मारना, तो डेड हॉर्स को आप चाबुक मारोगे तो क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा, मतलब वो यूज का किसी नहीं है, मतलब कोई ऐसी चीज जो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है उसको वापस जगाने की कोशिश करना इज फ्लॉगिंग द डेड हॉर्स। ऑप्शंस देखते हैं। रिपीटिंग आवर रिक्वेस्ट, गलत हो गया। बी देखते हैं, मेकिंग हिम सी रीजंस, गलत है। सी सेज बीटिंग अबाउट द बुश, मतलब इधर उधर की बात करना, मेन बात पे ना आना, तो ये भी सेंस नहीं बना रहा। एंड ऑल्दो इट्स एन इडियम, ये इसका सिमिलर नहीं है। डी सेज वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट्स, जबरदस्ती का कुछ काम करना जस्ट बिकॉज टाइम वेस्ट ही होने वाला है, उसका कुछ यूजफुल आउटपुट नहीं निकलेगा। सो इट शुड बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए 23rd पे आते हैं। 23rd कह रहा है वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द रिच्ड ऑफ द अर्थ। पहला है सिंपैथाइज विद, हेट इंटेंसली, बी डिफरेंट टू, रिगार्ड विद कंटेम्प्ट। हमें नीची नजरों से नहीं देखना चाहिए। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है नीची नजरों से देखना या किसी को अपने से नीचा समझना, इसको लुक डाउन अपॉन बोलते हैं। तो सिंपैथाइज, हेट, बी इंडिफरेंट टू गलत है, इट शुड बी रिगार्ड विद कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब है नीची नजरों से देखना या घृणा की नजरों से देखना, है ना, तो दैट इज कंटेम्प्ट। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी वुड सूट बेस्ट। Number 24 says because of his misbehavior he is bound to face the music. To face the music का मतलब है जैसे करना वैसी भरनी, मतलब जो भी रिजल्टेंट्स होंगे वो अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, कैसे भी रिजल्ट है वही आपको फेस करना है। सो गेट लिसन टू द म्यूजिक हो जाएगा, गेट फिनिश्ड हो जाएगा, गेट रिप्रिमांडेड हो जाएगा, फील सॉरी हो जाएगा। देखो गेट फिनिश्ड बाहर हो जाएगा, फील सॉरी भी नहीं होगा, लिसन टू द म्यूजिक तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एग्जैक्टली वही चीज बता रहा है जो ईडीएम है, तो डायरेक्ट मीनिंग्स नहीं होते हैं। इट वुड बी गेट रिप्रिमांडेड, ये जनरली नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में ही होता है। रिप्रिमांडेड का मतलब होता है डांटना या फटकार लगाना। सो व्हेन समबडी फेसेस द म्यूजिक ही गेट्स द पीस ऑफ माइंड, मतलब डांट पड़ जाती है, फटकार पड़ जाती है, इसको फेस द म्यूजिक कहते हैं। नंबर 25 कह रहा है The working of the factory was disrupted on account of a token strike by the workers. मतलब छोटी सी स्ट्राइक करी उन्होंने, ऐसे कि बहुत दिनों की स्ट्राइक कर दी जिससे एक्चुअली में काम करने लगे, इसको टोकन स्ट्राइक बोलते हैं, जिससे थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है ना, मतलब जस्ट एज अ जेस्चर कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, उसको टोकन स्ट्राइक बोला जाता है। टोटल स्ट्राइक नहीं होगा, केयरफुली प्लान स्ट्राइक भी नहीं होगा। शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग, सडन कॉल ऑफ स्ट्राइक। देखो सडन बाहर हो जाएगा, केयरफुली प्लान एंड टोटल स्ट्राइक बाहर हो जाएगा, बचेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग। मतलब सिर्फ वार्निंग दे रहे हैं कि साहब अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझ लो अगली बार बड़ी स्ट्राइक होने वाली है, तो इसको बोलते हैं टोकन स्ट्राइक। चलो 25 के बाद लेट्स गेट टू 26। बाय अपोजिंग हिज प्रपोजल ही फेल फाउल ऑफ हिम। ऑप्शन है क्वारल विद, फेल्ट अनॉयड विद, अग्रीड विद या गॉट इनटू ट्रबल विद। फेल फाउल ऑफ हिम का मतलब होता है किस मुसीबत में फंस जाना, तो क्वारल विद गलत हो जाएगा, फील अनॉयड विद गलत हो जाएगा, एंड अग्रीड विद भी गलत हो जाएगा। इट शुड बी गेट इनटू ट्रबल विद, ठीक है। सो फेल फाउल ऑफ हिम वुड बी ट्रबल में पहुंच जाना। नंबर 27 पे आते हैं। दिस सेज दोज हु वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स सेल्डम शो गुड रिजल्ट्स। देखो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या है? स्टार्ट्स का मतलब हो जाएगा शुरू हो जाना, एंड फिट्स का मतलब होता है रुक जाना। तो फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब है कभी रुक जा रहा है, कभी चलने लग रहा है, कभी रुक रहा है, कभी चल रहा है, मतलब रेगुलर नहीं है, वो इरेगुलर है। तो कह रहा है दोज हु वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स सेल्डम शो गुड रिजल्ट, कभी कभार अच्छा रिजल्ट देते हैं। मतलब वैसे तो आपको कंटिन्यूटी रखना चाहिए, परसिस्टेंस रहना चाहिए, परसिस्टेंट रहना चाहिए, बट अगर बाय फिट्स एंड स्टार्ट से तो कभी कभार रिजल्ट अच्छा आ सकता है, जनरली वो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, तो ये कहा जा रहा है। रेयरली, डिसइंटरेस्टेडली, इरेगुलरली एंड रेगुलरली, क्या हो जाएगा? रेयरली हटाएंगे, डिसइंटरेस्टेडली हटाएंगे, रेगुलरली हटाएंगे, इट शुड बी इरेगुलरली। सो व्हेन समथिंग हैपेंस बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स इट इज हैपनिंग इरेगुलरली, ठीक है। चलो 28 की बात करते हैं। द न्यू मैनेजर थॉट दैट ही वुड गिव एम्प्लॉइज इनफ रोप फॉर द फर्स्ट 6 months आफ्टर व्हिच ही वुड चेक द वर्क डन हिमसेल्फ। पहला कह रहा है मेनी डायरेक्टिव्स एंड ऑर्डर्स, सफिशिएंट एडवाइस, ऑल द मटेरियल दे नीडेड, इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। देखो जब भी कोई इनफ रोप देने की बात करेगा हमेशा फ्रीडम देने की बात होगी, मतलब थोड़ा बहुत लिबर्टी या लिवरेज देने की बात हो जाएगी। सो मेनी डायरेक्टिव्स एंड ऑर्डर्स बाहर हो रहा है। बी सफिशिएंट एडवाइस इज आल्सो आउट। सी सेज ऑल द मटेरियल्स दे नीडेड, ये भी बाहर है। इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, तो इट वुड बी ऑप्शन नंबर डी, इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, मतलब ठीक है फ्री हैंड है, ऑलमोस्ट जो भी करना है करिए, अल्टीमेटली आई विल सी द रिजल्ट्स, तो ये है। 29th पे आते हैं, which says he was all at sea when he began his new job, happy, sad, puzzled and triumphant। मान लो एक सी है, आप यहाँ पे खड़े हुए हो, अब आपके आसपास सिर्फ समुद्र है, ना आसमान तारे दिख रहे हैं, ना हवा चल रही है, कुछ नहीं पता, आप कैसे हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसका मीनिंग भी पजल्ड या कंफ्यूज निकलता है। सो इट वुड बी हैप्पी बाहर है, सैड वुड बी आउट, ट्रियम्फेंट जीत की बात नहीं हो रही यहाँ पे, इट वुड बी ऑप्शन सी दैट इज पजल्ड। चलिए नंबर 30 सेज The sweeping statement by the boss
left the consensus workers disgusted. पहला है generalized statement, rush statement, unpremeditated statement and thoughtless statement. देखो स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है एक ऐसा जनरलाइज सा स्टेटमेंट बोल देना, मतलब जो सबके लिए एप्लीकेबल है इन जनरल, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए वो नहीं भी हो सकता है, बट अगर एक जनरल स्टेटमेंट बोला गया दैट वुड बी टर्म्ड एज स्वीपिंग स्टेटमेंट. तो रश स्टेटमेंट बाहर है, अनप्रीमेडिटेटेड भी बाहर है, थॉटलेस भी बाहर है, इट वुड बी अ जनरलाइज स्टेटमेंट. ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना पड़ेगा. चलिए नंबर 31 पे आते हैं. 31 कह रहा है द फेलियर ऑफ क्रॉप्स इन सक्सेसिव ईयर्स पुट द फार्मर्स इन अ टाइट कॉर्नर. टाइट कॉर्नर होना ये एक बॉक्सिंग वाले रूल से है. टाइट कॉर्नर का मतलब प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से लिया जाता है. सो पुट द फार्मर्स इन अ टाइट कॉर्नर मतलब एक प्रॉब्लमैटिक या मुसीबत में फंस जाना. इन अ मीडो, इन क्लोज्ड रूम, इन अ स्मॉल फील्ड, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन. इवेंचुअली इट वुड बी ऑप्शन नंबर सी. ए, बी और डी बाहर हो जाते हैं, है ना, मतलब पॉजिटिव वाले तो डेफिनेटली बाहर ही हो जाएंगे. सो यहाँ पे सी वाले के साथ में जाना पड़ेगा. इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन और कुड हैव बीन प्रॉब्लम. Number 32 says the effort to trace the culprit was a wild goose chase. Wild goose chase देखो एक goose नाम की पक्षी होता है. Wild जो होते हैं वो बहुत तेज भागते हैं. अगर आप उनको चेज करोगे तो वो सिर्फ अटेम्प्ट फेल ही रहेगा, मतलब आप उनको नहीं कैच कर सकते. मतलब ऐसा कोई काम जिसका रिजल्टेंट ऑलमोस्ट जीरो निकले, वो रिजल्टेंट फेलियर जैसा निकले. सो इट वुड बी जेन्युइन एफर्ट, फ्रूटफुल हंटिंग, फ्यूटाइल सर्च या आइडियल सीकिंग. आइडियल सीकिंग तो नहीं होगा. जेन्युइन एफर्ट तो लगा रहे हैं लेकिन ये ईडियम को फुलफिल नहीं कर पा रहा है. फ्रूटफुल तो बिल्कुल नहीं है, ए वुड बी आउट. इट वुड बी फ्यूटाइल. फ्यूटाइल का मतलब होता है वेस्ट या फिर व्यर्थ जिसको बोलते हैं, मतलब जिसका कोई आउटपुट ना निकले. ठीक, इट वुड बी फ्यूटाइल सर्च. नंबर 33 पे वी हैव द स्टोरी डज नॉट होल्ड वाटर. होल्ड वाटर का मतलब क्या है? भरोसा नहीं किया जा सकता, उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता. होल्ड वाटर का मतलब होता है भरोसा ना करने वाला. ठीक है, होल्ड वाटर का मतलब होता है भरोसा करना. नॉट लिखा है मतलब भरोसा नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे मीनिंग ऐसा निकलेगा. ए सेज डज नॉट cannot be valued. A says does not deserve appreciation. B says does not fulfill the requirements. C says cannot be believed. देखो ध्यान से, does not deserve appreciation, A बाहर हो गया. B says does not fulfill the requirements, B बाहर हो गया. C कह रहा है cannot be believed, D कह रहा है cannot be valued. देखो वैल्यू तो करना पड़ेगा लेकिन बिलीव नहीं कर सकते. अगर कोई चीज होल्ड वाटर या वाटर होल्ड कर रही है मतलब आप उस पर बिलीव या ट्रस्ट कर सकते हो. अगर कोई चीज वाटर नहीं होल्ड करी मतलब आप उस पर ट्रस्ट या बिलीव नहीं कर सकते. दैट्स हाउ ऑप्शन नंबर सी वुड फिट बेस्ट. नंबर 34 says what? See, number 34 पे we have Raj could not pay the bill, so he asked the owner to put it on the cuff. क्या होता है? क्रेडिट में दे देना, उधार लगा देना, है ना. तो जैसे जनरली मान लो 5000 का बिल हो गया, आपके पास सिर्फ 3000 है, आपने बोला 2000 को पुट इट ऑन क्रेडिट या पुट इट ऑन कफ. इसका मतलब क्या है? उधार पे कर दो इसको. तो इसके लिए ऑप्शंस आर ऑन क्रेडिट, अगेंस्ट द क्रेडिट कार्ड. नहीं, क्रेडिट कार्ड पे बात नहीं होगी. इन हिज बैंक अकाउंट वुड आल्सो बी किक्ड आउट. डी सेज इन हिज फ्रेंड्स अकाउंट. अब ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं. इट वुड बी ए, दैट इज ऑन क्रेडिट, मतलब उधार पे लगा लेना, इज टू पुट इट ऑन द कफ. Number 35 says the luxury car that they bought turned out to be a white elephant. अब देखो white elephant और black elephant जनरलाइज कर लेते हैं. ब्लैक एलिफेंट का मतलब है जनरली हाथी खरीद लिया, कुछ भी काम होता है उससे कर लेंगे, जो भी हाथी का काम होता है. व्हाइट एलिफेंट खरीद रहे हैं, सिर्फ कलर चेंज करने से देखो क्या क्या प्रॉब्लम हो जाएगा. बहुत महंगा हाथी है वो. जो हाथी ब्लैक वाला काम कर रहा है वही वाला व्हाइट भी करेगा. सो इवेंचुअली व्हाइट हाथी इतना महंगा है तो जबरदस्ती का हमारे पास में एक बर्डन की तरह बन गया है. सो इफ समथिंग टर्न्स आउट टू बी अ व्हाइट एलिफेंट दैट इज डेफिनेटली अ बर्डन, मतलब एक ऐसी चीज जो जबरदस्ती का बर्डन हमारे ऊपर लेके आ रही है. ऑप्शंस देखते हैं. अ प्राउड पोजीशन, अ रेयर आर्टिकल, यूजफुल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट या कॉस्टली और ट्रबलसम पोजीशन. इट वुड बी ऑप्शन नंबर सी. देखो रेयर आर्टिकल तो नहीं है, यूजफुल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो तो ब्लैक एलिफेंट भी होगा, इसलिए ये व्हाइट के लिए नहीं लेंगे. डी सेज अ प्राउड पोजीशन, कोई प्राउड नहीं है इसमें, आपने कोई बुगाटी वेरॉन नहीं खरीद ली है. इट्स अ सिंपल व्हाइट एलिफेंट, सो ये प्राउड पोजीशन कुछ नहीं है. इट वुड बी ऑप्शन सी, दैट इज कॉस्टली और ट्रबलसम पोजीशन, मतलब बहुत महंगा खरीद लिया है, सिर्फ परेशान हो, क्योंकि सफेद हाथी में कोई अलग सा चीज नहीं जो ब्लैक एलिफेंट में ना हो. दैट्स हाउ. नंबर 36 पे आएंगे. दिस सेज इफ यू आर फेयर एंड स्क्वायर इन योर वर्क यू विल डेफिनेटली प्रॉस्पर. फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एकदम ऑनेस्ट होना. जैसे स्क्वायर बना रहे हैं, चारों साइड बिल्कुल बराबर होना पड़ेगा. कोई भी बड़ी या छोटी हुई तो अनफेयर हो जाएगा, स्क्वायर नहीं बन पाएगा. तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या है? बिल्कुल लीगल या बिल्कुल ऑनेस्ट होना. ऑप्शंस में एक्टिव, ऑनेस्ट, बिजनेस लाइक एंड अथॉरिटेटिव. करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी, दैट इज ऑनेस्ट. एक्टिव, बिजनेस लाइक एंड अथॉरिटेटिव बाहर हो जाएगा. आई होप यू गॉट द रेफरेंस. चलिए नंबर 37 पे आते हैं. दिस इज टू हैव अ ग्रीन थंब मीन्स, देखो जो लोग खेती करते हैं, जो लोग फार्मिंग में बहुत अच्छे होते हैं, उनके अंगूठे और ये जो फर्स्ट उंगली है जनरली ग्रीन टर्न हो जाती है ना, क्योंकि घास के साथ, पेड़ के साथ वो रह रहे होते हैं. सो इफ समबडी हैज ग्रीन थम्स ही इज वेरी मच गुड एट फार्मिंग. इसको याद रखिएगा, या गार्डनिंग भी कह सकते हैं.
पहला है वंस नेल्स आर पेंटेड ग्रीन, अब बिल्कुल गलत है. वन इज आर्टिस्टिक, टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, वन हैज अ ग्रीन टैटू ऑन द थंब. अब ये तो बिल्कुल सेंसलेस हो गया. बी एंड ए वुड आल्सो बी किक्ड आउट. आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग. या कोई बहुत अच्छा है गार्डनिंग फार्मिंग में तो भी उसको बोलते हैं ही इज अ ग्रीन थंब. नंबर 38, व्हेन ही सॉ द स्नेक ही टुक टू हिज हील्स. अब सांप को देख के डेफिनेटली भाग जाएंगे, तो टेक टू समबडीज हील्स वुड बी टू रन अवे. ए बोल रहा है रन अवे इन फियर, वेंट स्लोली, वॉक्ड इन फियर. अब स्लोली भागने का कोई मतलब नहीं है. वॉक्ड इन फियर, डर से चलेंगे नहीं, भाग जाएंगे. सो यहाँ वॉक्ड इन फियर गलत है. जम्प फास्ट वुड बी आउट. इट शुड बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रन अवे इन फियर या रन अवे इन फियर. सो टेक somebody टू हिज हील्स या टुक somebody टू हिज हील्स, हर भी लिख सकते हैं. इसको क्या बोलते हैं, बहुत जल्दी से भाग जाना. और जनरली ये जो भागने का प्रोसेस होगा ये डर के कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा. ठीक है, तो ऐसे. नंबर 39 सेज द रॉबर मर्डर्ड द वुमेन इन कोल्ड ब्लड फॉर द सेक ऑफ द ज्वेल्स. अब इन कोल्ड ब्लड का मतलब ये होता है कि बिना फीलिंग्स के इन्वॉल्व हुए, मतलब किसी ने मर्डर कर दिया उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो जहां पे फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं है, इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है, उसको ब्लड रैन कोल्ड बोलते हैं या फिर इन कोल्ड ब्लड बोलते हैं. ठीक है, तो ए लेंगे, अ मर्डर डन विदाउट फीलिंग, यही परफेक्ट है. बी देखते हैं, अ मर्डर डन इन रिवेंज गलत है. सी, अ मर्डर डन इन ग्रेट एंगर, इट्स आल्सो रॉन्ग. डी सेज अ मर्डर डन इन एनिमिटी, नहीं, दुश्मनी नहीं यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे सिंपली बिना फीलिंग्स का किसी का मर्डर किया जा रहा है. सो इस हिसाब से इसको बोलते हैं इन कोल्ड ब्लड. ठीक है, लास्ट फॉर द डे, फिर आएंगे क्विज पे. 40 says the poet drew on in fancy not his knowledge of nature when he wrote his poem on words. देखो, अब ड्रॉ ऑन फैंसी का मतलब होता है इमेजिनेशन. जब भी कभी फैंसीफुल या फैंसी वर्ड आएगा इसका मतलब हो जाएगा इमेजिनेशन को यूज करना. पहला है यूज इज अंडरस्टैंडिंग, बाहर हो जाएगा. बी सेज यूजिंग इज नॉलेज, ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, बी बाहर है. सी यूज इज इमेजिनेशन एंड डी इज यूज इज स्किल्स, तो डी इज आउट, इट वुड बी सी. देखो यहाँ पे कह रहा है नॉट हिज नॉलेज, तो यूज हिज नॉलेज तो डेफिनेटली बाहर हो जाएगा. वैसे आप अगर गूगल करोगे तो इट वुड बी इमेजिनेशन या नॉलेज यूज करना. सो नॉलेज यहाँ से बाहर है जस्ट बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कार्ड कर दिया गया है. सो बी वुड बी आउट, we would be going with option number C. So use somebody's imagination is to draw on somebody's fancy. I hope ये सारे clear होंगे. Let's get to quiz questions का time. Now it's quiz time. Let's get to 10 questions back to back. आपको इनको आंसर करना है मेरे को. First statement says my neighbor had to pay through his nose for a brand new car. Option number A बोल रहा है pay huge loans, pay a reasonable price, pay an extremely high price, या D says make a quick buck. बताना है कौन सा वाला इस अंडरलाइन वर्ड का, अंडरलाइन ईडियम का मीनिंग है. कमेंट करके मेरे को सीक्वेंशियली बताइएगा. क्वेश्चन नंबर 2 सेज वेरी एम्बिशियस पीपल डू नॉट लाइक टू रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स. ऑप्शन नंबर ए टू बी अनहैप्पी, सेकंड सेज टू बी मोटिवेटेड, थर्ड सेज टू बी इम्पेशेंट एंड डी सेज टू बी कंप्लेसेंट. क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दे मेड नो बोन्स अबाउट एक्नॉलेजिंग देयर डेट टू हिज जीनियस. फर्स्ट सेज डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन, बी सेज डिड नॉट हैव एनी फेथ इन, C says demanded compensation for and D says had problems in. आपको बताना है अंडरलाइन इडियम का मीनिंग कौन सा वाला है. क्वेश्चन नंबर 4 says during the last moments of his life the criminal made a clean breast of everything he had done. First says showed his breast, B said fought like a hero, C says confessed without reserve, D says faced bravely. Number 5 says he went on sowing wild oats, he reaped suffering in his later life. ऑप्शन ए कह रहा है इनवाइटिंग ट्रबल एज अ बॉय, बी सेज वार्निंग अदर्स एज यंग मैन, सी सेज इनरिस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग इन यंग एज, डी सेज सोइंग ग्रेन्स कॉल्ड ओट्स व्हेन यंग. क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आई न्यू ही हैड एन एक्स टू ग्राइंड एंड टर्न डाउन हिज ऑफर ऑफ हेल्प. फर्स्ट सेज अ ब्लंट एक्स, बी सेज अ शार्प टंग, सी सेज अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व एंड डी सेज अ टेंडेंसी टू फाइट. क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. Now number 7 says reading between the lines I realized that my friend wanted to keep something from me. A says looking for meanings that are not actually expressed, B says reading carelessly, C says reading with anxiety, D says glancing over the lines. Number 8 says sometimes it happens that we have to give the devil his due. Option number A says to give credit even to notorious person, B says to give encouragement even to the enemy, C says to invite the devil, D says to stand in the way of the devil. Number 9th question says he was given Hobson's choice by the employer. A says excellent choice, B says no real choice at all, C says choice to live or die, and D says first choice. Last question for the quiz says Goopy works by fits and starts. Option A says consistently, B says irregularly, C says in high spirits, and D says enthusiastically.
So this was all for today. Next class में we'll be discussing the answers to these questions and उसके बाद में 40 new idioms we'll be discussing. Till then, thank you. Have a nice time.